हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज शिव मिश्रा एंड वेलकम टू द लर्न बुक। हम पर्यावरण अध्ययन पढ़ रहे हैं। तो पर्यावरण अध्ययन की इस सीरीज में यह तीसरा वीडियो है। इसके पहले जो दो लेक्चर्स हमने रिकॉर्ड किए हैं उसमें क्लास 3 की एनसीईआरटी जो ईवीएस की बुक है उसकी समरी है, और इस वीडियो में हम क्लास 4 एनसीईआरटी की समरी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने उन दो वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप पहले उसको देखिए और फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। और साथ ही साथ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए कि जब भी मैं आगे आने वाली लेक्चर्स को अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए। इस लेसन को पढ़ते समय आप जो भी इसका कंटेंट है उसकी नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको नोट्स नहीं बनाना है तो जब मैं इस सीरीज के पूरे वीडियो अपलोड कर दूंगा तो जो लास्ट वाला वीडियो होगा उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी पीडीएफ की लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा इसका, और आप प्रिंट आउट निकाल करके रिवाइज वगैरह कर सकते हैं। तो आइए अपने लेसन को कंटिन्यू करते हैं। हाथी। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। जो हाथी होता है वो केवल 2 से 4 घंटे की नींद लेता है टोटल 24 आवर्स में। हाथियों के एक झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे रहते हैं, और जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वो झुंड की नेता होती है। एक झुंड में टोटल 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं, और ये जो बच्चे होते हैं 14 से 15 साल तक के झुंड में रहते हैं। इसके बाद में ये फिर अलग हो जाते हैं। बांस और रस्सी से बना पुल लोग असम में प्रयोग करते हैं। इधर से उधर जाने के लिए कोई जलाशय है तो उसको पार करने के लिए इस तरह से पुल बनाया जाता है असम में। और इस तरह से ये देखिए जो बच्चे हैं बांस और रस्सियों से पुल बना करके अपने विद्यालय के लिए एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हैं। इस तरह से जो पुल होते हैं असम में यूज किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे अक्सर बाढ़ आया करती है और जगह जगह पर जल भराव हो जाता है। तो एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए इस तरह से पुल बनाकर लोग आते जाते हैं। जो ट्राली यानी लकड़ी से बना झूला होता है एक प्रकार से, ये वाला इस तरह से, तो एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए इस तरह का जो झूला होता है, इस तरह से जो ट्राली होती है, ये लद्दाख में प्रयोग की जाती है। जो बच्चे होते हैं अपने विद्यालय जाने के लिए कुछ इस तरह से ट्राली के माध्यम से जाते हैं। वल्लम एक प्रकार की नाव होती है, लकड़ी से बनी एक छोटी नाव होती है जो कि केरल में लोग प्रयोग करते हैं। ये कुछ इस तरह से एक नाव होती है जो कि केरल में लोग अपने सामान को या यात्रा के लिए इधर उधर जाने आने के लिए प्रयोग करते हैं। ऊंट गाड़ी राजस्थान में प्रयोग में लाई जाती है, तथा बैलगाड़ी मैदानी इलाकों में यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार वाले इलाकों में यूज की जाती है। खेजड़ी एक प्रकार का वृक्ष होता है जो कि राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। ये काफ़ी उपयोगी वृक्ष होता है। इसकी छाल दवा बनाने के काम में आती है, तथा इसकी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता। इसकी फलियों से सब्जी बनाई जाती है। एक बहुत पुरानी कहानी है। राजस्थान के जोधपुर के निकट खेजडली गांव के लोगों ने इस पेड़ की रक्षा के लिए अपनी जान भी दे दी थी, करीब 100 साल पहले। उस समय के जो वहाँ पे राजा थे उन्होंने पेड़ काट करके लाने को कहा था कुछ प्रयोग के लिए, लेकिन जो वहाँ के लोग थे उनका काफ़ी लगाव था, क्योंकि वो उस पेड़ की छांव में रहते थे और उस पेड़ के फलियों से सब्जियां बनाते थे, मतलब अपने भोजन में प्रयोग करते थे। तो इस तरह से उन लोगों ने उसका विरोध किया, वो पेड़ से लिपट गए, जिससे कि जो राजा के लोग थे उन्होंने उन सभी लोगों को मार दिया। तो ये कहानी बेहद प्रचलित है प्रकृति संरक्षण के क्षेत्र में। तो प्रकृति संरक्षण के क्षेत्र में जो खेजडली गांव के लोगों थे इस तरह से अपना योगदान दिया था। एक आंदोलन, इसी तरह का एक आंदोलन उत्तराखंड में तत्कालीन उत्तर प्रदेश में चला था 1970 में। तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले से आरंभ हुआ था। इस आंदोलन का नाम था चिपको आंदोलन, और इसके प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। अब जब कभी प्रश्न में अगर चिपको आंदोलन के बारे में पूछा जाता है तो चिपको आंदोलन स्टार्ट किया गया था उत्तराखंड यानी तत्कालीन उत्तर प्रदेश से,
और एक जो सबसे पहले लगभग 100 साल पहले चिपको आंदोलन की ही तरह एक आंदोलन था, आंदोलन ही कह सकते हैं, वो राजस्थान में जोधपुर के निकट से स्टार्ट हुआ था। मधुमक्खी, छत्ते में जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, उस छत्ते में एक रानी मधुमक्खी तथा कुछ नर मधुमक्खी और बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियां होती हैं। मधुमक्खी पालन कैसे किया जाता है, कौन सा समय इसके लिए उपयुक्त होता है? तो मधुमक्खी पालन का उचित समय अक्टूबर से दिसंबर होता है, क्योंकि यह उनके अंडे देने का समय होता है। जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है, जब मधुमक्खियां छत्ता अपनी लगा रही होती हैं, तो वो रस लेने के लिए फूलों पर जाती हैं उनका पराग लेने के लिए। तो जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो एक प्रकार से नाच करती हैं, जिससे कि दूसरी मधुमक्खियों को भी पता चल जाता है और वो भी वहाँ पे पहुँच जाती हैं। और मधुमक्खियों की तरह से ही चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती हैं। जो चींटियाँ होती हैं उनमें एक रानी चींटी होती है जो कि अंडे देती है। उसमें सिपाही जो सिपाही चींटी होती हैं वे बेल का ध्यान रखती हैं, तथा जो काम करने वाली चींटियाँ होती हैं वे भोजन ढूंढ करके लाती हैं। मलयालम में देखिए, जो माँ की बड़ी बहन होती है उसको वलीयम्मा कहते हैं, और जो माँ की माँ होती है यानी कि जिसे हम लोग नानी कहते हैं उसे अमू अम्मा कहते हैं मलयालम में। अर्थात मलयालम में मौसी को वलीयम्मा और नानी को अमू अम्मा कहा जाता है। केरल के कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी तथा अन्य तरह की नावों का इस्तेमाल किया जाता है। फेरी कुछ इस नाव की तरह ही होती है। तो या तो फेरी का लोग प्रयोग करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए, और या तो इसी तरह की अन्य नावों का प्रयोग करते हैं केरल में। और केरल काफ़ी बार काफ़ी चैप्टर में इंक्लूड किया गया है NCERT की किताब में, जो EVS की किताब है। और प्रश्न भी बनते हैं मैप से, केरल से रिलेट करके या उसके आसपास के राज्यों से रिलेट करके। तो आइए देख लेते हैं केरल के अगल बगल में कौन से राज्य हैं। तो ये जो इधर देख रहा है ग्रीन वाला पार्ट, ये केरल है, केरला। केरला की जो सीमा है वो 2 राज्यों से सटी हुई है, एक कर्नाटका और दूसरा तमिलनाडु। और जो माहे पुदुचेरी का माहे वाला पार्ट है वो भी केरल से ही लगा हुआ है। और इसी के बगल में एक राज्य तमिलनाडु है। तमिलनाडु से तो प्रश्न भी पूछा गया है, 2016 में आया था CTET की एग्ज़ाम में, और 2019 में भी शायद आया है। तो तमिलनाडु की सीमा टोटल 3 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। 3 राज्य हैं, पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल, और जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है पुदुचेरी। तो इस तरह से ये मैप वाला भी पार्ट आप लोगों को कवर कर लेना है। मुझे जो प्रश्न मिलेंगे मैं उसको मैप के माध्यम से करवा दूंगा। जैसे एक बार एक प्रश्न आया था छत्तीसगढ़ को लेकर के, झारखंड को लेकर के एक प्रश्न आया था। तो आइए देख लेते हैं झारखंड वाला पार्ट भी। जो झारखंड है उसकी सीमा लगती है बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इतने राज्यों से इसकी सीमाएं लगती हैं। तो जो झारखंड है वो पश्चिम बंगाल के पश्चिम में स्थित है। और इसी तरह से कुछ प्रश्न भी आया था किसी वर्ष। तो इसी तरह से जो भी राज्य आपको उल्लेख में मिलेंगे NCERT की किताब में, उन राज्यों के आसपास में कौन कौन से राज्य हैं ये थोड़ा देख लीजिएगा, इससे प्रश्न बनते हैं। चलिए अब देखते हैं एक प्रश्न जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछा गया है, कई बार, 1-2 बार लगभग पूछा गया है ये प्रश्न है तमिलनाडु के निकटवर्ती या समीपवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? ऑप्शंस में है केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ये पहला ऑप्शन ही सही है, क्योंकि जो तमिलनाडु है उसकी सीमा केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से लगती है, और एक केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी से भी इसकी सीमाएं साझा होती हैं। दूसरा ऑप्शन है केरल, गुजरात और कर्नाटक। केरल और कर्नाटक से इसकी सीमा लगती है लेकिन गुजरात से नहीं लगती है। आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से इसकी सीमाएं लगती हैं लेकिन गोवा से नहीं लगती है, तो सी भी सही नहीं है। और डी ऑप्शन है गोवा, कर्नाटक और केरल, तो गोवा से नहीं लगती है। अर्थात पहला जो ऑप्शन है यह सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश।
सो इस वीडियो में बस मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के हम पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड और भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। थैंक यू गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।